सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ना ये बड़ी खास बनने वाली है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपने 11th में ज्यादा स्कोर नहीं किया है और अगर आपकी 11th बर्बाद हो चुकी है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इसको पूरा ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीजें हैं वो जो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सही समय है। अभी होता क्या है कि बहुत सारे स्कूलों में नॉर्मली 11th की एग्जाम खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। 10-15 दिन का गैप होता है, फिर आपका अप्रैल में 12th चालू होता है या कुछ कुछ जगह पे मार्च एंडिंग में चालू होता है। तो ये 15 दिन का जो गैप होता है, 20 दिन का जो गैप होता है ना, इसमें आपको वैकेशन नहीं मनाना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो आप वैकेशन मना लेते हैं। भाई नहीं, अगर आपने 11th में जो अभी अभी मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीजों की गलतियां की है तो मेहरबानी करके ये 20 दिन है उसको वेस्ट मत करना, क्योंकि ये 20 दिन है वो आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा जब आप जेडबल की पहले अटेम्प्ट दोगे और नीट के एग्जाम दोगे तब, है ना। ठीक है, तो हमारा टाइटल है कि भाई 11th अगर बर्बाद कर चुका है तो वो तो ऑलरेडी कर चुका है, अब करना क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं कि 11th में आपने क्या क्या गलती की। तो देखो सबसे पहले जो 11th बर्बाद होता है ना उसका सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि बच्चे के पास है ना नोट्स नहीं होती है। बच्चे के पास नोट्स नहीं होती, उसकी खुद की बनाई हुई है। मैं इसीलिए हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि भाई आप जब भी क्लासरूम में बैठे हो ना, चाहे आप स्कूल में बैठे हो या चाहे आपके कोचिंग के लेक्चर में बैठे हो, आप हमेशा अपने नोट्स बनाओ। टीचर जो समझा रहे हैं उसमें से आपको जो जो पॉइंट समझ में आया है अच्छे से, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आप नोट्स बनाओ, ताकि वो रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत ही फायदा होता है। और एक चीज याद रखो, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है ना तो सेकंड पॉइंट जो है ना रिवीजन स्ट्रेटेजी, वो आपकी पूरी की पूरी ना गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि रिवीजन जब करने बैठोगे ना तब ऐसा लगेगा कि मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। वो जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़े होते हैं ना वैसा वाला फील आएगा, अरे मेरे पास पूरे टेक्स्ट बुक है अब मैं क्या पढूं। इसीलिए नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होती है भाई, कि अब पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम तो आपके पास होगा नहीं, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम तो आपको मिलेगा भी नहीं। इसीलिए आपको अपने नोट्स बनानी, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। नो टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 11th के बच्चों के साथ। क्यों होता है, क्योंकि एक तो नया नया 11th में साइंस लिया होता है, तो हमारा वैसे ही जून से चालू होता है सेशन, है ना। बहुत सारे बच्चे जून से वो करते हैं कि अब तो रिजल्ट आएगा 10 का फिर देखेंगे, है ना। फिर आप साइंस पढ़ना चालू करते हैं, धीरे धीरे साइंस आपको समझ में आती है, उसके बाद साइंस को आप समझ में नहीं आते हो, है ना। ये सारी चीजें होती है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे में मुझे क्या पढ़ना है, ये सारी चीजों का मैनेजमेंट नहीं है। वो स्कूल का एग्जाम आया तो स्कूल का पढ़ लिया, तो वो कोचिंग स्किप करने लगते हैं। कोचिंग में एग्जाम आया तो वो स्कूल स्किप करने लगते हैं। ऐसे नहीं होता है। ये 11th में आपने जो किया ठीक है भाई, 12th में सब नहीं चलेगा। 12th में तो आपको बहुत सारी कंसिस्टेंसी लगेगी, तो उसके बिना तो आप प्रेशर में आ जाओगे, है ना। नो रूटीन, बच्चे का रूटीन ही नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको कहा, बच्चा जब मन चाहे तब कोई सब्जेक्ट उठा लिया पढ़ लिया। कोचिंग में एग्जाम है तो ये चैप्टर है तो ठीक है चलो इसको मैंने पढ़ लिया। स्कूल में एग्जाम है, ये 2 चैप्टर आने वाले तो मैंने ये पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर रूटीन होता है कि मुझे रोज 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, ये आपका रूटीन होना चाहिए। सुबह उठे 4 बजे उठे, 2 घंटा पढ़े, ठीक है, ये मेरा डेली का रूटीन है। नॉट टेकिंग क्लास टेस्ट सीरियसली, अब देखो क्लास टेस्ट हमेशा है ना आपको देना चाहिए और उसको सीरियसली भी लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने ये बहुत बार देखा है 11th में, मतलब जब हम पढ़ाते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको आगे भी कहा, बच्चा स्कूल की टेस्ट के लिए कोचिंग को स्किप करता है ना, और कोचिंग के लिए स्कूल को स्किप करता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा सीरियसनेस कि भाई आपको जरूरी नहीं है। अब आपको इतना तो मैनेजमेंट करना आना चाहिए अपने शेड्यूल को, कि आप स्कूल भी फॉलो प्रॉपर फॉलो करो, कोचिंग कोचिंग भी फॉलो करो, या आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो कहीं से तो आप उसको भी प्रॉपर फॉलो करो। बच्चे क्या सोचते हैं, चलो कुछ नहीं, एमसीक्यू का टेस्ट है तो बच्चे रिवीजन ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है, सोचते वहां जाके हमें गोले तो बनाने हैं। भाई आगे जाके फिर पानी पूरी के गोले ना बनाने पड़े, है ना। तो अभी सीरियस हो जाओ, ठीक है। नो पेपर एनालिसिस, ये बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप पेपर को एनालाइज करना सीखो। जिस दिन आप पेपर को एनालाइज करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप बहुत सारी चीजों के ना डाउट आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। और लाइफ में भी हर चीज को एनालाइज करना चाहिए भाई, सिर्फ पेपर को ही क्यों। तभी तो सोल्यूशन मिलेगा, तभी तो प्रॉब्लम पता चलेगी। जब आप कोचिंग का या स्कूल का एग्जाम दे के आ रहे हो तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना चाहिए कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया और कितना अटेम्प्ट नहीं किया। जितना किया उसमें से मैंने प्रॉपर कितना अटेम्प्ट किया, कि मैं, हाँ मैंने 5 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मुझे ये श्योर था कि मैं 5 में से 5 मार्क्स लेके आऊंगा, है ना। या तो मुझे ये है कि मैंने अगर 10 मार्क का अटेम्प्ट नहीं किया तो वो मैंने क्यों नहीं किया, क्या वो मैंने पूरे चैप्टर पढ़े ही नहीं थे, या मुझे वो पूरे चैप्टर में से ट्रिकी क्वेश्चन आए जो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया।
तो यहाँ से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि या तो मैं उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ जो पेपर मांग रहा है, या तो मैं उस तरीके से अपने आप को नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, है ना, कि भाई वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो शायद मुझे पेपर में इजी होता, तो मैं ये चीज में अटेम्प्ट कर पाता। तो ये एनालिसिस करना सीखो, एनालिसिस बहुत काम आती है। क्लास में आकर रिविजन नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग स्कूल जाता है, फ्री टाइम मिला, ठीक है, आपकी एज है 11th 12th में हो, फिर कॉलेज में चले जाओगे तो आपको फ्रेंड्स भी जरूरी होते हैं, बातचीत करना, ठीक है, बट जब आपको लगता है कि एक पीरियड फ्री है या तो आधा घंटा 1 घंटा फ्री है, तो मुझे लगता है वो टाइम पे ना आपको रिवीजन करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप फॉर्मूला पढ़ लो, कुछ नहीं तो आप फॉर्मूला पढ़ लो, फिजिक्स के फॉर्मूला पढ़ लो, मैथ्स के फॉर्मूला पढ़ लो, केमिस्ट्री के फॉर्मूला पढ़ लो, है ना, बायो के डायग्राम्स कर लो, हाँ, ठीक है, डेरिवेटिव्स कर लो सारे, है ना। चलो ठीक है, कल से पढ़ाई होगी, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, कल से पढ़ाई होगी। ये आज तक किसी का, ये कल किसी का आज तक नहीं आया है, ठीक है, ये कल किसी का आज तक नहीं आया, ये मेरी बात याद रखो। और अगर आपने साइंस लिया और अगर आप ये सोच रहे हो ना कल से पढ़ूंगा, अभी तो 11th खत्म हुआ है, तो हो चुका है भाई तुम्हारा, है ना, तो तुमने 11th ऑलरेडी बर्बाद की है। देखो, अगर मैं ना एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको 11th में है ना, अगर आपको 11th में ना हर एक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम अगर आपको 40 मार्क्स भी नहीं मिले हैं ना 80 में से, तो भाई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत सारी कमी है, तो उसको आपको लाना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को आप दिमाग में रखो, है ना। होता है कभी कभी पेपर टफ होते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें शायद 35-40 मार्क्स मिलते हैं, बट यहाँ से आपको सीखना है कि मैंने क्या गलती की 11th में जिससे मुझे 12th में रिपीट नहीं करना है। आज का वीडियो ये नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको ये है कि आपने कहाँ गलती की है जो मुझे 12th में रिपीट नहीं करना है। तो आपको कम से कम 40-50 मार्क्स तो आपको 80 में से मिलने चाहिए आपकी मेहनत के हिसाब से, है ना। वैसे हम तो एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि आप जेई अटेम्प्ट देने वाले हो, नीट अटेम्प्ट देने वाले हो, है ना, बट स्टिल आप 50% भी तो रेडी होने चाहिए 11th में, है ना। 11th बर्बाद करना क्यों भारी पड़ सकता है ये भी सुन लो भाई। जेई में ना 40% 11th का सिलेबस आता है, 60% 12th का सिलेबस आता है, थोड़ा बहुत 2-5% ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेम नीट में भी सिनारियो है ना। तो भाई अगर 40% मैं 11th को बर्बाद कर चुका हूँ और अगर मैं उसको अभी ये जो 10-15 दिन मेरे वैकेशन जैसा टाइम है, मैं उसमें कम से कम उन चैप्टर को रिवाइज कर लूँ जो मुझे नहीं आते हैं और 12th में या तो नीट में जेडबल में मुझे बहुत यूजफुल है और उसका वेटेज भी ज्यादा है, तो भाई कर लो, अभी भी टाइम है, क्योंकि ये 11th में आप बर्बाद किए हो 40% जिसका जेई में वेटेज है और नीट में वेटेज है ना। और देखो ऐसा नहीं है बच्चा कि सिर्फ आप ही का बर्बाद होता है, ठीक है, ये हम देखते हैं कि अगर 100 बच्चे बैठे हैं ना भाई, 100 बच्चे बैठे ना, तो कम से कम 30 ही बच्चे ऐसे हो गए जो लगता है हमें कि हाँ भाई इसने साइंस लिया, इसके माँ बाप के पैसे वसूल है, बाकी तो वैसे ही डुबा चुके हैं। ये लगता है, हमको भी लगता है जब पेपर चेकिंग करते हैं तब बहुत बार हम लोग देखते हैं यार पेपर ऐसा लिखते हैं कि भाई क्यों, मतलब क्या मजबूरी थी इसने साइंस लिया, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे कुछ कुछ बच्चे भाई अपने आप का जो कमबैक करते हैं ना, वो कमबैक देखने लायक होता है। वो 12th में मतलब एकदम झंडे गाड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 11th बर्बाद हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको सुधारना है, जो गलतियां की है वो रिपीट नहीं करनी है ना। 50-60% बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th बर्बाद करते हैं, है ना। आपके भी स्कूल में देख लो, आपके कोचिंग में देख लो, 100 बच्चे रहेंगे, फिजिक्स में फेल होंगे, कुछ केमिस्ट्री में फेल, लास्ट तक फेल होंगे, फाइनल एग्जाम में भी फेल होते हैं। बड़े बड़े कोचिंग में लाखों की फीस भरते फिर भी फेल होते, क्यों? वो होता है भाई, गलतियां की है, जैसे ऊपर मैंने बताया, नोट्स नहीं है, रिवीजन करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। आप अगर पास भी हो जाते हो ना सारे सब्जेक्ट में, तो मतलब आप थोड़े बहुत तो प्रिपेयर हो, अब आपको वहां से आगे जाना है। और मैं बताता हूँ कि 70% अगर बच्चे अगर 11th बर्बाद करते हैं ना, तो उसमें से 50% कम बैक भी करते हैं। और देखो, बात अगर बिगड़ गई है ना तो कोई बात नहीं, बट अब उसको आगे नहीं बिगड़ने देनी है, हमको सुधारना है। भाई ऐसा कमबैक करेंगे, ऐसा कमबैक करेंगे कि बस लगना चाहिए कि भाई मैंने साइंस लिया है, और माँ बाप को प्राउड फील होना चाहिए। 11th में जो गलतियां की वो की, जाने दो, उसको अब तुम पीछे नहीं जा सकते हो, है ना। पर 12th में नहीं करना है। मार्च क्या, अप्रैल क्या, मई क्या, मेरे लिए कोई वैकेशन नहीं है। 11th के एग्जाम खत्म हो गए, मैं तुरंत चालू कर दूंगा अपनी पढ़ाई, मैं नोट्स प्रिपेयर करना चालू कर दूंगा या कर दूंगी, मैं पेपर एनालिसिस करना चालू कर दूंगा, मैं पेपर जो कोचिंग के हुए या स्कूल के हुए उसको एनालिसिस करने चालू कर दूंगा। ये सारी चीजें करोगे भाई तुम, तो तुम्हारा कमबैक हो सकता है, क्योंकि कमबैक वर्ड जो है ना वो बोलना बहुत आसान है ना। बच्चे कभी कभी है ना, कभी कभी बच्चे
हम लोग ऐसे देखते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं अब होगा तेरे भाई का कमबैक। भाई सोशल मीडिया पे तेरे को कमबैक नहीं दिखाना है, रिजल्ट में दिखाना है, क्लास के टेस्ट में दिखाना है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखो कि सोशल मीडिया पे स्टेटस रखने से कमबैक नहीं होता है ना। कमबैक होता है अपने आप को बदलने से। और अगर खुद को बदलना है ना बच्चों, याद रखो, अगर खुद को बदलना है ना तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मोबाइल के साथ, नींद के साथ, है ना, खेलने के साथ, दोस्तों के साथ, तब जाके कुछ हासिल होता है। और एक बार हासिल होगा ना तो ये सारी चीजें वापस मिलती है, बट टाइम वापस नहीं मिलेगा। इस चीज को दिमाग में बिठा के चलो, है ना। भाई रैंक कब होती है? देखो अगर आप 11th बर्बाद भी कर चुके ना, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 11th बर्बाद कर चुके ना कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो कि आप 11th बर्बाद किए, भूल जाओ उस चीज को, कर दिया भाई, हो गया हमसे बर्बाद, अब कुछ नहीं हो सकता है। रैंक डिसाइड जो होती है ना वो लास्ट 7 to 8 मंथ में होता है। मतलब अगर आपका अप्रैल में सेशन चालू होता है ना भाई, तो आपके पास जनवरी तक का टाइम है। इस टाइम के अंदर आप चाहो ना भाई तो ऐसा कमबैक कर सकते हो ना कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं। जो 11th में था वो कुछ और था, जो 12th में है वो अपनी मंजिल है। और मंजिल को पाना है तो अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दो, है ना। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठना है मतलब उठना है, रुकना नहीं है भाई, है ना। तो ये याद रखो कि लास्ट के 7-8 महीना जो है ना यही यही डिसाइड करता है ना। यही डिसाइड करेगा कि भाई तुम्हारा रैंक बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये 7-8 महीने की कंसिस्टेंसी जो है ना बच्चा, ये बहुत कुछ बदल देगी, है ना। और देखो कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेलिजेंस बच्चों से भी ज्यादा ग्रेटर रही है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपका फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है और वो सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ रहा है और मैं 4 घंटा मेहनत करने लगाओ, तो याद रखना आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाओगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर हार्ड वर्किंग किए हो, प्लानिंग के साथ, तो, है ना। ठीक है, गोल्डन फॉर्मूला भाई। अगर बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, कोचिंग भी जाते हैं भाई, कोचिंग तो जाना ही है आपको। अगर आप जा रहे हो या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, डेली रिवीजन करना है। अभी आपको मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल और मई, क्या बोल रहा हूं मैं, मार्च अप्रैल और मई, ये टाइम तक आप अपने 11th को थोड़ा सा रिवाइज कर दो। जहां जहां आपका जो जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो फॉर्मूलाज आपको नहीं आते हैं वो सारी चीजें, है ना। वीकली टेस्ट ये आपको अप्रैल से देना ही देना है, इसको मत भूलना, ठीक है ना। तो ऐसे होगा कमबैक भाई, ये है फॉर्मूला कमबैक करने का। देखो फॉर्मूला बता दिया भाई, है ना, फॉर्मूला बता दिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ चैप्टर बता दिए, जो आपको 11th के चैप्टर है वो 12th में उसका वेटेज ज्यादा है और आपको काम भी आने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर इसमें से आपको कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है जो प्रॉपर नहीं आता या आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है प्रॉपर, तो आप उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है ना। बायोलॉजी है, मैथ्स है, यस। स्कूल जो बच्चे जाते हैं रेगुलर और कोचिंग भी होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। तो प्लीज आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, क्योंकि आपको कोचिंग और स्कूल दोनों जरूरी है। ऑनलाइन में बच्चे कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग वाले जरूरी होते ही है भाई। अगर कोई बोलता है कि मैंने, हाँ, 2000 का बैच ले लिया और पढ़ लूंगा, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। 100 बच्चे में से 5 बच्चे ऑनलाइन कर पाते हैं। और अगर वो भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी ऑफलाइन जाते हैं, प्योरली ऑनलाइन, तो बहुत रेयर केस दिखने मिलते हैं, क्योंकि उसमें डाउट सॉल्विंग, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम देती है ना। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बेटा सीखना पड़ेगा। आपको कम से कम ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे आपको पढ़ाई भी हो जाए, आप सारे चीजें फॉलो भी कर सको प्रॉपर, और आपको कोई दिक्कत भी ना आए। यस, मैंने कहा वैसे, टाइम कम है, एनर्जी ज्यादा जाएगी, है ना। टाइम कम है और एनर्जी ज्यादा जाएगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि 12th में क्या होता है ना, जैसे अप्रैल होता है ना भाई, स्कूल वाले अपना सिलेबस चालू कर देते हैं, कोचिंग वाले तो मार्च में से चालू हो जाते हैं भाई, है ना। जनवरी में तो आपको अटेम्प्ट आ जाती है JEE की, कहाँ टाइम मिलेगा भाई, बच्चे के पास टाइम नहीं मिलता है। 11th पढ़ेगा, 12th का पढ़ना होता है, 11th का रिवाइज करना होता है, मॉक टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, बच्चा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है बेचारा। इसीलिए आप टाइम मैनेजमेंट ऐसा करो कि आपकी एनर्जी भी बची रहे और आप एकदम फ्रेश भी फील करो, है ना। क्योंकि आप ऐसा ना हो जाए कि भाई 2 महीना बहुत मेहनत के लिए बीमार पड़ गए, 1 महीना वेस्ट चला गया, ऐसा ना हो, है ना। ठीक है, और मिनिमम टारगेट रखो धीरे धीरे, कि आप 20 MCQ इस सब्जेक्ट कर सको डेली। ये आपको फायदा देगा नीट और JEE में, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यही था कि जो 11th में हमने गलती की है वो 12th में नहीं दोहरानी है ना। और
कोशिश करो कि आप ये थोड़े 15-20 दिन में आप जो भी आपका 11th का कुछ बिगड़ी हुई चीजें है, जो आपका नहीं हुआ है प्रॉपर, आप उसको अच्छे से कर लो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और इससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।